फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम है 1940 टू 56। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे इनमें सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। इनका आकार बहुत बड़ा होता था, बहुत स्लो काम करते थे। थोड़ी देर काम करने के बाद यानी 2-4-10 मिनट काम करने के बाद इन्हें बंद करना पड़ता था क्योंकि ये गर्म हो जाते थे। ओके, इनको ऑपरेट करना बहुत कन्वीनियंट या बहुत इजी नहीं था। ये बिजली बहुत ज्यादा खाते थे और बहुत स्लो काम करते थे, इसलिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इन पर हुआ नहीं। बट फिर भी कंप्यूटर के डेवलपमेंट की कहानी यहीं से शुरू होती है। फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर्स जिसमें एनियाक है, एडवेक है, यूनिवैक है, ये तीन कंप्यूटर्स फर्स्ट बैच में आते हैं यानी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ओके, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो यूज था वो कैलकुलेशन में, डेटा को स्टोर करने में और छोटे मोटे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में, साइंटिफिक कामों में किया जाता था। ओके, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, जो आर्मी के लोग होते थे उनके हथियार जो रखे जाते थे, जो भी स्टोर्स होते थे, वेपन्स के स्टोर्स होते थे, उनमें जो हथियारों का हिसाब किताब रखने के लिए ओके इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता था कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना किस दिन कहां चला गया, अभी कहां क्या कितना बचा हुआ है, ये सारी चीजों की गणना करने के लिए इन कंप्यूटर्स का इनिशियली यूज किया गया। इसमें यूनिवैक पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था जिसे 1951 में रेमिंगटन रेड कंपनी ने बनाया। इसमें लगभग 2000 शब्दों के भंडारण की क्षमता होती थी। इसका उपयोग ज्यादातर पेरोल बनाने में, बिलिंग में और कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में इसका यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1965 तक यानी 10 साल, इस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटे होते थे, जिसमें कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी के मुकाबले काफी छोटा और उसकी गति बहुत तेज हो गई। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी भाषाओं का विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल या मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाने लगा। IBM 1401, IBM 1790, यूनिवैक 1107 ये उस समय के महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 65 से 71 के बीच में मात्र 6 साल, पहला 15 साल, दूसरा 10 साल, तीसरा 6 साल। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने यानी आईसी ने ले ली। ओके, आईसी एक पतली सिलिकॉन वेफर या चिप होती है जिस पर छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में जोड़े जाते हैं यानी उनकी नेटवर्किंग या उनका फैब्रिकेशन किया जाता है। आईसी का विकास जैक किल्बी के द्वारा 1958 में किया गया। पहली आईसी तैयार की गई जैक किल्बी के द्वारा। आईसी ने कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। इससे मल्टीटास्किंग, यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग काफी आसान हो गए। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल और पास्कल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन हुआ। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का इस्तेमाल किया गया जिसमें एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर्स या कई बार तो करोड़ों ट्रांजिस्टर बनने लगे। इससे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड आसमान छूने लगी, बहुत अधिक हो गई। पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग आरंभ हुआ जिसने कमांड लाइन इंटरफेस की जगह ले ली और कंप्यूटर को अधिक यूजर फ्रेंडली बना दिया। चौथी पीढ़ी ने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी जिससे पर्सनल कंप्यूटर्स आम जनता के लिए उपलब्ध होने लगे, मतलब घर घर का पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे। 1980 के दशक के दौरान सुपर कंप्यूटर बाजार में आए। ये कंप्यूटर असाधारण उच्च गति वाले कंप्यूटर्स होते थे यानी सुपर कंप्यूटर्स। इसी चौथी जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स भी आ गए। बाकी सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं इसको हम आगे देखेंगे और भारत में सुपर कंप्यूटर्स का क्या डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट रहा। देखिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो 1985 से लेकर अब तक चल रहा है ये। इस जनरेशन में एआई, पैरेलल प्रोसेसिंग, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और
टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इसमें सी प्लस प्लस, जावा और डॉट नेट जैसी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग जैसा मैंने कहा हर क्षेत्र में हो रहा है। ये कंप्यूटर मल्टीमीडिया, पोर्टेबिलिटी और जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसी स्मार्ट डिवाइसेस के रूप में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध है मार्केट में। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी विकास के चरण में है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी से भविष्य में कंप्यूटरों की दशा और दिशा बदलने की पूरी गुंजाइश या पूरी उम्मीद है। ओके, तो ये हो गई जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ छोटा सा एक पहले बात मैं बता देता हूं जिससे आगे आपको समझ में आएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ओके, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ऐसा होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 15 किलो आटा गूंथा गया और 15 किलो आटा गूंथ के उसकी रोटियां बनाई गई, 15 किलो रोटी। ठीक, अब ये होता है कि 15 किलो रोटी एक ही आदमी को दे दो आप कि भाई तू खा इसको, है ना, तो खा पाएगा? तो वो खाएगा तो ही। अगर आप कहोगे खा नहीं तो कनपटी गोली मार देंगे, तो क्या करेगा? खाएगा, धीरे धीरे खाएगा। हो सकता है आप सहेज सहेज करके रखे, महीनों खाए अगर ठंडी का मौसम चल रहा है तो। ओके, एक आध महीने चलाए उसको धीरे धीरे, लेकिन उसकी स्पीड, मतलब उन रोटियों को खत्म करने की या उनका खपत करने की, उनको कंज्यूम करने की, उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, है ना। ओके, क्योंकि सारा का सारा लोड एक ही व्यक्ति पर आ गया है ना। ओके, समझ के बाद अब क्या किया गया कि उसी 15 किलो आटे से बनी रोटी को 30 लोगों के बीच में बांट दिया गया और सबको एक साथ बैठा दिया गया एक पात में और कहा गया खपत करो इसको, खत्म करो इसको। और देखते देखते हाई स्पीड, बड़ी तेजी के साथ वो 15 किलो आटे से बनी रोटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि यहां पर 30 मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। एक साथ काम कर रहे हैं तो इसको कहो 30 मशीनें पैरेलल काम कर रही हैं। क्या कर रही है? पैरेलल काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब है जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो, बहुत सारा डेटा का मतलब यह हुआ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी के जो बच्चों के फॉर्म भरे गए, या दूसरा ले ले कि जैसे भारत में सेंसस हुआ, जनगणना हुई। अब 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों का डेटा आया, तो भाई कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो कंप्यूटर पर रखा जाएगा ना। आप सोचो 145 करोड़ लोगों का डेटा, उसमें प्रोसेसिंग का मतलब हम ये चाहते हैं, हमें ये चाहिए कि हमारे देश में ए अल्फाबेट से नाम वाले कितने लोग हैं, है ना। तो भाई डेटा तो कंप्यूटर में आपने पूरा स्टोर किया 140-45 करोड़ लोगों का, उसमें से कंप्यूटर को छांट के देना है, उसमें से कंप्यूटर को फिल्टर करके देना है कि ए अल्फाबेट वाले लोगों के नाम और उनकी संख्या, कि नहीं। तो बहुत सारा डेटा है। तो अगर एक कंप्यूटर काम करेगा तो हो सकता है आपने कमांड दिया तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन ले जाए वो आउटपुट देने में, क्योंकि कंप्यूटर बहुत स्लो काम करेगा, क्योंकि उस पर डेटा बहुत ज्यादा लोड है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह पर कि उसी क्षमता के, जिस क्षमता का एक कंप्यूटर काम कर रहा था, उसी क्षमता के अगर हम 30 कंप्यूटर्स लगा दें और वो जो डेटा हमने एक कंप्यूटर को दिया था वो हम 30 में बांट दें और 30 को एक साथ एक कमांड से ऑपरेट करें, तो काम 30 में बढ़ जाएगा, और काम 30 में बढ़ जाएगा तो प्रोसेसिंग फास्ट होगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में इसी टेक्नोलॉजी का यूज, इसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसमें कई सारे प्रोसेसर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक बहुत बड़ा डेटा उन सभी प्रोसेसर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चूंकि डेटा का छोटा छोटा हिस्सा, छोटा छोटा फ्रैक्शन
हर एक यूनिट को मिलता है, इसलिए पैरेलली वो सब बहुत इफिशियंसी से, बहुत हाई स्पीड के साथ काम कर पाने में सक्षम होते हैं। ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, इसमें समझ गए आप। मतलब ये सिर्फ क्या है, पदवियां हैं। अल्ट्रा लार्ज मतलब ये ऐसे हुआ कि सबसे पहले क्या, इंटीग्रेशन यानी आईसी, आईसी के बाद एलआईसी, ठीक, एलआईसी मीन्स कि लार्ज स्केल पर, फिर वीएलआईसी वेरी लार्ज स्केल, फिर यूएलआईसी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल पर। और लार्ज स्केल का मतलब हो जा रहा है क्या, लार्ज स्केल का मतलब हो रहा है कि चिप का साइज छोटा हो और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उस चिप में बढ़ते चले जाएं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाए। ओके, तो उसी को हम कहेंगे क्या, उसी को हम कहेंगे कि हमारा चिप माइक्रो होता जा रहा है, जबकि उसकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये चीजें 5th जनरेशन के कंप्यूटर में अभी सब इन पर काम चल रहा है। जो फ्यूचर के कंप्यूटर हैं, नैनो कंप्यूटर्स हैं, नैनो ट्यूब्स के यूज से बनेंगे। और क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, इनकी बात बता चुका हूं कि क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 के बजाय जो है वो क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी क्यूबिट्स का इस्तेमाल करेंगे। और क्वांटम कंप्यूटर जिस सिद्धांत पर काम करता है उसमें सिर्फ 0 और 1 नहीं होता है। ओके, मतलब आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनका जवाब केवल हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हाँ और ना के बीच में छिपा होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो 0 मीन्स ना और 1 मीन्स हाँ, ना और हाँ के बीच में तमाम सारी और स्टेटस, तमाम सारी और जो आइडेंटिटीज डेवलप कर लेते हैं। इसलिए इनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है क्वांटम कंप्यूटर्स की। अभी इस पर काम चल रहा है, इसके बारे में भी डिटेल हम